हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलिमेंट्री मैथ में स्वागत है। सभी को नमस्कार। अभी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हम 2 मिनट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जाकर आपसे चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स का हिंदी मतलब होता है गणित, और इसलिए इसकी परिभाषा सिंपल भाषा में इसको मैं परिभाषित करूं तो गणना करना ही गणित है। मैथमेटिक्स इज मियर कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स में हर क्षण गणना ही होती है। हालांकि ये बहुत सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, पर अभी आप को मैं इतना ही चर्चा करता हूँ। किसी दिन इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैथमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन, डिटेल डेफिनेशन क्या होती है, और आपको उस समय मज़ा आएगा कि ये सब फिर इन सब का क्या मतलब होता है। इन सब पे जो आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, किसी को बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स समझ में आई, किसी को बिल्कुल नहीं आई, किसी को थोड़ा बीच लेवल तक की समझ में आई, तो उसका क्या कारण था? उसका यहाँ के डेफिनेशन से ही सब कुछ लेना देना था। यहाँ जो समझ गया उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाती है। तो हम मैथमेटिक्स में बेसिक जो चीज़ बताने वाले हैं। मैथमेटिक्स एक विषय है, जैसे कई विषय होती हैं, और जैसे कई विषय में कई अलग अलग ब्रांच होती हैं। अब ये जितने भी विषय आप पढ़े होंगे तो आपको खुद भी मालूम होगा कि उस विषय में कोई किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, कोई किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, कोई कुछ पढ़ा होगा, कोई कुछ पढ़ा होगा, पर हर सब्जेक्ट में अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। ऐसे मैथमेटिक्स में ढेर सारी ब्रांचेज हैं, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली गणित और 10वीं तक की जो गणित है उसमें 6 ब्रांच ही मैथमेटिक्स यूज होती हैं। पहला है अर्थमेटिक, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, चौथा ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, पांचवा स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, और थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा हल्का सा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ी जाती है। यहाँ तक की गणित के लिए अब जो ये 6 पार्ट्स है उसमें अर्थमेटिक यानी अंक गणित का व्यापक अध्ययन किया जाता है। डिटेल्ड स्टडी की जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित के लिए या 10वीं तक की गणित के लिए व्यापक अध्ययन किया जाता है। और इसलिए व्यापक सिलेबस से, अर्थमेटिक का व्यापक सिलेबस से क्वेश्चन भी आता है, और इसलिए क्वेश्चन जटिल होता है। आपको जटिल और आसान, कठिन और आसान क्यों लगता है उसका हम आगे चर्चा करेंगे। और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स ये खुद भी थोड़ा इससे ज़्यादा कठिन चैप्टर हैं, और इसलिए यहाँ तक की गणित में इसका एलिमेंट्री पार्ट ही आपको पढ़ाया जाता है। वहीं पर से क्वेश्चन आते हैं, यानी प्रारंभिक स्टडी इसकी की जाती है और वहीं से क्वेश्चन होते हैं। और प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम मात्रा में 10वीं तक के सिलेबस में रहती है, और इसलिए किसी परीक्षाओं में आती है और किसी किसी परीक्षा में आती ही नहीं है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो हम जो है सबसे पहले इन चीज़ों का अध्ययन करने से पहले ये बता दें कि जब मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच पढ़ते हैं ना, उसमें हर ब्रांच में 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, एक प्योर और दूसरा अप्लाइड। प्योर मतलब जैसे हमको अर्थमेटिक पढ़ना है तो हम प्योर अर्थमेटिक पढ़ेंगे, और दूसरा अप्लाइड अर्थमेटिक पढ़ेंगे। प्योर अर्थमेटिक मतलब शुद्ध अर्थमेटिक पढ़ेंगे, और दूसरा अप्लाइड अर्थमेटिक का मतलब उसको हमारे दैनिक जीवन में कैसे जो चीज़ हमने पढ़ा यूज़ किया गया। जैसे मोहन ने 3 पेन 18 रुपये में ख़रीदे, तो 7 पेनों के लिए उसे 7 पेन खरीदने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ये क्या है? ये अर्थमेटिक का अप्लाइड पार्ट है, हमारे जीवन में यूज होने वाला। व्यवहारिक रूप से इसका जो अध्ययन किया है वो कैसे हम अपने व्यवहार में लाते हैं, तो ये है अप्लाइड पार्ट। लेकिन इसमें मोहन ने 3 पेन 18 रुपये में ख़रीदा, तो एक ये जो हम कर रहे हैं ये अर्थमेटिक का प्योर पार्ट्स है, शुद्ध अर्थमेटिक है। ये अप्लाइड अर्थमेटिक नहीं है, उसी में ये चीज़ लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि गणित की हर ब्रांच, जो भी ब्रांच पढ़ेंगे उसका पहले प्योर पार्ट पढ़ते हैं, यानी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, और फिर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल पार्ट यानी आपकी अप्लाइड पार्ट जो आपके जीवन में यूज होता है। जैसे हर सब्जेक्ट में, साइंस के हर सब्जेक्ट में जैसा होता है, पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे मैथ में होता है। शायद आप लोगों ने अभी तक ना सुना होगा, इसलिए यदि आप ये सुने हैं तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा अंतर समझ में आया होगा कि आपके मैथमेटिक्स में क्या कमियाँ थी जो आपको मैथमेटिक्स कठिन लग रही थी। यदि आपने ये जाना होता
होता है कि जो भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी क्या लिमिट है, उसको कितनी सीमा तक वो पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, उसके कौन कौन पार्ट्स में ये पढ़े जाते हैं कि प्योर और अप्लाइड यानी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स जो होते हैं। यदि आपको वो नॉलेज हो तो हमारे ख्याल से वो सब्जेक्ट पढ़ने में भी मज़ा आता है और आपको आसान भी हो जाता है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले अर्थमेटिक यानी अंक गणित का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और जब हमने बोला ना कि हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो एक चीज़ याद रखिए कि किसी चीज़ का जब डिटेल्ड स्टडी किया जाता है तभी उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और उसके बाद जब सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तभी हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट का जो शार्ट ट्रिक्स होता है वो काम आता है। शार्ट ट्रिक्स मैंने देखा कि शार्ट ट्रिक्स के नाम पर बच्चों को एक्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से इतना दूर रखा गया है कि बच्चे मैथमेटिक्स में शार्ट ट्रिक्स के नाम पर ही पुअर हो गए हैं। यानी शार्ट ट्रिक्स ढूंढने के चक्कर में गणित उनसे आती नहीं है और इसलिए हर परीक्षा में उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको गणित के किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय, किसी भी ब्रांच को पढ़ते समय सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट, उसका लॉजिक समझना है। उसके बाद उसके पीछे शार्ट ट्रिक्स जो हैं अपने आप निकाल लेंगे और अपने आप से आएगी। इनफैक्ट जो पूरे यूट्यूब में पढ़ाई जाती हैं, ये किताबों में जो मिलती है उससे और ज़्यादा कहीं आप शार्ट ट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि शार्ट ट्रिक्स से कोई थ्योरी नहीं होती है, ये थ्योरी बेस्ड ही वो शार्ट ट्रिक्स होती हैं जो अपने आप निकालते हैं। इसलिए शार्ट ट्रिक्स से पीछे भागने से पहले कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए। शार्ट ट्रिक्स हम बताएंगे और ऐसी शार्ट ट्रिक्स बताएंगे जो आपको कोई क्वेश्चन जो अभी आप 10 मिनट में हल करते होंगे वो 1 मिनट या आधा मिनट में हल हो जाएगा, बशर्ते पहले आप डिटेल स्टडी करेंगे। क्योंकि डिटेल स्टडी जब होती है ना, तो जब आपका क्वेश्चन परीक्षा में शार्ट ट्रिक्स बेस्ड पढ़ के गए हैं उससे थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन होता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि शार्ट ट्रिक्स कहाँ होती है? शार्ट ट्रिक्स तो उस क्वेश्चन जो अप्लाइड टाइप क्वेश्चन आया है, अप्लाइड फॉर्म में जो क्वेश्चन आया है, वो आप उसका लॉजिक, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं तो शार्ट ट्रिक्स तो बाद में आती है। जब कैलकुलेशन पार्ट आता है वहाँ पर शार्ट ट्रिक्स आती है। तो शार्ट ट्रिक्स वहाँ कैसे लगाएंगे जब आप उसको समझते नहीं हैं? और इसलिए शार्ट ट्रिक्स के पहले हम हर चीज़ का डिटेल स्टडी करेंगे और फिर उस टॉपिक का शार्ट ट्रिक्स भी जानेंगे। हम सबसे पहले अर्थमेटिक का भी व्यापक स्टडी करेंगे और व्यापक स्टडी में सबसे पहले परिभाषा, क्योंकि हम परिभाषा नहीं समझते हैं तो हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी क्या लिमिट है। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ क्या मतलब है? आप बोल देंगे कि मैं श्याम सिंह, सनाब सिंह, जिला ये, गांव ये आपकी डेफिनेशन नहीं है भाई, ये परिचय हुआ। डेफिनेशन तो ये है कि आप कि क्या हैबिट है, क्या क्वालिटी है, क्या आपका इनर बिल्ट है, आप किस चीज़ से बने हैं, आप में क्या चीज़ करने की क्या क्षमता है और क्या करने की नहीं क्षमता है। जब ये लिमिट्स आपको पता होती हैं तब आप बोलते हैं कि आपने अपने आप को सही डिफाइन किया है और आप अपनी डिफिनीसन जानते हैं। जब आप अपनी डिफिनीसन जान जाते हैं तो फिर आपको इस दुनिया में कोई वो चीज़ में सफल होने से नहीं रोक सकता है जो आपकी डिफिनीसन के अनुसार आपके अंदर है। और इस प्रकार आप अर्थमेटिक या किसी भी सब्जेक्ट की जब तक परिभाषा नहीं जानते हैं, समझिए कि वो चीज़ आपने पढ़े नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। और ये मैंने जैसा कि बोला कि शार्ट ट्रिक्स के चक्कर में सब हो रहा है, शार्ट ट्रिक्स के पीछे भागने के चक्कर में हो रहा है। ऐसे गणित की परिभाषा होती है, गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, व्यापक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो अर्थमेटिक की क्या परिभाषा है? संख्याओं एवं इन पर गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन जिस ब्रांच में मैथमेटिक्स के अंदर किया जाता है उसको अर्थमेटिक कहा जाता है। मूलभूत गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन। तो मूलभूत गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं आप जानते हैं? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इनका जब अब आप देखिए यहाँ पर भी कैलकुलेशन ही होगा, संख्याएं होंगी, गणितीय संख्याएं होंगी तो क्या होगा? कैलकुलेशन, इसलिए गणित हो गया। यहाँ पर भी सब कुछ वही होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं होगा, सब कुछ वही होगा, पर यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें होंगी। यहाँ पर शुद्ध संख्याएं और इन पर गणितीय संक्रियाएं, और इस प्रकार जो अध्ययन किया जाता है वो अर्थमेटिक होता है। अब आप जरा देखिए, संख्याएं होती हैं, उस पर गणितीय संक्रियाएं होती हैं, और गणितीय संक्रियाएं जब लगती हैं तो फिर से एक संख्या आती है, और तो इस प्रकार एक सिस्टम बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आज तक आपने शायद नंबर सिस्टम सुना होगा, संख्या पद्धति या संख्या निकाय भी बोलते हैं इसको, संख्या पद्धति या संख्या निकाय। निकाय का मतलब जैसे समझते हैं कि एक पूरा कोई सिस्टम को हम निकाय बोलते हैं, उस सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी है तो पूरा
सिस्टम या निकाय फेल हो जाता है। इसलिए यदि आपके इस नॉलेज में कहीं भी कोई गलती है, अब इस नॉलेज का क्या मतलब है, इसमें तरह तरह की संख्याएं पाएंगे, तरह तरह की उसमें गणितीय संख्याएं पाएंगे, कहीं घात, घातांक, करणी, कहीं इकाई अंक, दहाई अंक, कहीं शेषफल, कहीं भागफल, ये इस तरह की जितनी भी संख्याओं में संख्याएं होंगी, ये सब क्या है, एक सिस्टम बनता है। और इसमें कहीं भी आपकी कमजोरी है तो एक प्रकार की मैं आता है कि नंबर सिस्टम आपका सही नहीं है। तो नंबर सिस्टम का मतलब है संख्याएं, उन पर गणितीय संक्रियाएं जो रिजल्ट देंगे वो फिर संख्याएं होंगी। एग्जैक्टली देखिए ये कंप्यूटर सिस्टम जैसा है। कंप्यूटर सिस्टम में जैसे इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट, ये बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम। एग्जैक्टली देखिए नंबर सिस्टम भी क्या है, संख्याएं, गणितीय संख्याएं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब आप अर्थमेटिक के डिफिनेशन और नंबर सिस्टम समझ गए होंगे कि ये क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से बहुत नज़दीकी से संबंधित है। अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का एक पार्ट है, पर नंबर और गणितीय संख्याओं से जो का पूरा एक नॉलेज है, जो एक दूसरे से इनका इंटरेक्शन है। जैसे हमारी बॉडी में लीवर है, उसका कुछ अपना काम है, किडनी है, उसका अपना कुछ काम है, नाक कान है, उसके कुछ अपने काम है, लेकिन ये सब मिलकर फंक्शन जब करते हैं तब बॉडी चलती है, इसको हम बॉडी सिस्टम बोलते हैं। ऐसे जब ये सब मिलकर एक दूसरे से ऐसा कुछ काम करते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस के तहत, तो एक नया एक सिस्टम बनता है, उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। बस ये जरूर ध्यान रखिए कि अंक गणित का मतलब है संख्याएं और उन संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। हाँ तो बच्चों, अभी जो संख्याओं और संक्रियाओं से संबंधित हमने कॉन्सेप्ट दिया और इस प्रकार नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पर कॉन्सेप्ट दिया। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए क्लियर रखने की, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको लॉजिक सही होगा, और आपका लॉजिक जब सही होता है तभी कोई सब्जेक्ट बनती है। और जो लॉजिक मैथमेटिक्स में सही होता है तो प्योर मैथमेटिक्स का यूज आप प्योर मैथमेटिक्स को आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ ले जा पाते हैं। और यही आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी चीज़ का टेस्ट किया जाता है, जो शायद आप लोग ये नहीं जानते थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके प्योर मैथमेटिक्स को अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ ले जाया जाता है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में या 10th तक के एग्जाम में या किसी भी स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में। और तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इस तरह के अच्छी वीडियो हमेशा मिलती रहें और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। धन्यवाद।